अस्सलाम स्टूडेंट्स, केमिकल प्रोसेस प्रिंसिपल्स टू कैन 2111 का आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। आज के इस लेक्चर में हम एनर्जी बैलेंस ऑन ओपन सिस्टम्स एट स्टेडी स्टेट की हम जो इक्वेशन है उसको डिराइव करेंगे। लेकिन इस डेरिवेशन से पहले हम थोड़ा सा इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, ताकि जब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करें और जब इसकी डेरिवेशन करें तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आज के हमारे इस लेक्चर के एंथैल्पी वाले सेक्शन के ये कंटेंट्स हैं। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो कि जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट रखा गया है और इस तरीके से कांस्टेंट रखा गया है कि आपका जो सिस्टम है वो जो है किसी भी किस्म का एक्सपेंशन वर्क या कोई कॉन्ट्रैक्शन वर्क नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पर एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब वो सिस्टम मौजूद है, इसका मतलब है कि उसके वॉल्यूम में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही। तो ऐसे सिस्टम में जब हम कोई हीट सप्लाई करते हैं तो वो जो हीट है बेसिकली वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में कंज्यूम हो जाएगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो जो है बिल्कुल एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आ रही। और शर्त ये होना चाहिए कि वो सिस्टम वर्क भी ना करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई पिस्टन लगा हुआ है, क्लोज सिस्टम है और कोई पिस्टन लगा हुआ है, तो वो कहीं जब हीट ऐड करें तो वो पिस्टन को कहीं मूव ना कराए, तो देयर शुड बी नो वर्क ऑफ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। तो जब चेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं होगा और आप ऐसे सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हैं तो ये सारी की सारी जो हीट है ये इंटरनल एनर्जी को जो है चेंज करने में इस्तेमाल हो। अच्छा, इसके मुकाबले में हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है कि जो कि अपना जो वॉल्यूम है वो चेंज कर रहा है। मिसाल के तौर पे जो है आपके पास उसके अंदर कोई वॉल्यूम के अंदर एक्सटेंशन हो रही है, कोई कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो लेकिन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास कंडीशन है कि उस ऐसे सिस्टम को जब वो अपना वॉल्यूम चेंज कर रहा है तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस हालत में बेसिकली कि जो आपके पास जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो बेसिकली सारी की सारी आपकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में इस्तेमाल नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि वो जो हीट सप्लाई कर रहे होंगे वो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो एडिशन है या इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज है उसके बराबर नहीं होगा, बल्कि आपकी वो जो एनर्जी है कोई किसी और काम में भी इस्तेमाल हो रही है। मिसाल के तौर पे आपके पास जब उसका वॉल्यूम चेंज हुआ सिस्टम का अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, उस वक्त आपने कोई हीट ऐड की थी सिस्टम में, तो वो आपकी जो हीट है एज कंपेयर टू द लास्ट एग्जांपल, वो हीट जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं होगी, या वो इंटरनल एनर्जी के अंदर वो चेंज क्रिएट नहीं करेगी, बल्कि वो थोड़ी बहुत कहीं हीट और भी जो है इस्तेमाल होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपने वो जो हीट सप्लाई की है कुछ तो इंटरनल एनर्जी को वो चेंज करेगी, लेकिन सारी वो चेंज नहीं करेगी, क्योंकि कुछ जो एनर्जी है वो सिस्टम यूज करेगा टू ऑक्यूपाई अ न्यू वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास सिस्टम की कोई इनिशियल कंडीशन थी, कोई इनिशियल वॉल्यूम था। अब वो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, सिस्टम जो है वो एक्सपैंड भी कर सकता है। तो इस एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में सिस्टम कोई वर्क करेगा। जब सिस्टम वो वर्क करेगा तो उस वक्त वो वर्क करने के लिए जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, तो एनर्जी वो हीट आपने जो सप्लाई की थी उसी में से थोड़ी सी एनर्जी लेकर वो सिस्टम के अंदर जो नया वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया है उसको इस्तेमाल करने में वो जो है एनर्जी थोड़ी सी पार्ट कंज्यूम कर देगा। इस वजह से जो आप इस तरह के केस में जब आपके पास सिस्टम जो है इज बीइंग ऑपरेटेड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर और उसका वॉल्यूम कांस्टेंट चेंज हो रहा है, तो हमारे पास जो हीट ऐड करेंगे सिस्टम में वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर नहीं होगी। अच्छा, अब ये जो आपने मिसाल के तौर पर एनर्जी अब ये यूटिलाइज की हुई है, जो आपने इंटरनल एनर्जी के अलावा जो एनर्जी यूटिलाइज की गई है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने के लिए, बेसिकली जो है ये इसमें वो उस वर्क के बराबर होगी। ये जो एनर्जी यूटिलाइज की है ये उस वर्क के बराबर होगी जो कि आपको जो है अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर उस सराउंडिंग्स की तरफ अगर वो जो है वो सराउंडिंग्स को पुश कर रहा है। मिसाल के तौर पर सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग, क्योंकि अगर आपका पिस्टन एक्सपैंड कर रहा है दैट मीन्स सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग।
और वो जो सराउंडिंग के अगेंस्ट जो वर्क कर रहा है, तो इस वर्क करने में ये जो वर्क करेगा, इस वर्क करने में ये जो एनर्जी है ये यूटिलाइज हुई है। अच्छा, इसीलिए हम, क्योंकि अभी हमें ये देखा कि आपके पास दो डिफरेंट किस्म के सिस्टम हैं। एक सिस्टम ऐसा है कि जिसमें जो वॉल्यूम है वो आपका कांस्टेंट है, एक सिस्टम ऐसा है कि जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट है। इस किस्म की दो डिफरेंट सिस्टम की वजह से हम जो है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आपका ऐसा कोई सिस्टम है जो कि एट कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट प्रेशर होने के बाद आप उसको हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप ऐसे सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे तो बेसिकली वो जो हीट सप्लाई करेंगे उसको आप चेंज इन एंथैल्पी के टर्म्स में आप उसको मेजर कर सकते हैं। ये जो एंथैल्पी की टर्म है ये इंटरनल एनर्जी की तरह की ही टर्म है, लेकिन अभी मैं मजीद इसमें मैं बताऊंगा। इंटरनल एनर्जी से ये मुख्तलिफ इसलिए ज़्यादा है कि आपके पास जो एंथैल्पी होती है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी मौजूद होती है, यानी कि एंथैल्पी वो एनर्जी है जो कि इंटरनल एनर्जी से भी ज़्यादा है। तो इंटरनल एनर्जी इज़ अ पार्ट ऑफ एंथैल्पी इटसेल्फ। तो आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होगी वो एंथैल्पी का पार्ट होगी, प्लस उसके अलावा वो वर्क भी होगा उसके अंदर जो कि सिस्टम ने सराउंडिंग पे किया है अगेंस्ट दिस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। इसी वजह से एंथैल्पी को जब हम डिफाइन करते हैं तो मैं एंथैल्पी को लिखते हैं कि आप H इज इक्वल टू U प्लस PV। तो आपके पास ये H जो है इसको बाज़ औक़ात टोटल एंथैल्पी भी कह देते हैं। तो एंथैल्पी है, U आपकी इंटरनल एनर्जी है, और जो PV है दिस इज द वर्क डन। ये जो वर्क हो रहा है आपके पास बेसिकली ये जो वर्क किया है सिस्टम ने अगेंस्ट दिस कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, उसको हम ये कह रहे हैं। इन टर्म्स के अंदर मैं बता चुका हूँ कि जो P है टोटल प्रेशर, या इसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो U है इंटरनल एनर्जी है, V आपके पास सिस्टम का जो है वो वॉल्यूम होगा। ये जो एंथैल्पी है इसी वजह से इसके अंदर क्योंकि आपके पास इंटरनल एनर्जी भी शामिल है इसलिए इसको टोटल एनर्जी भी कहते हैं। टोटल एनर्जी क्यों कहते हैं? टोटल एनर्जी इसलिए कहते हैं कि ऑलरेडी आप लोग जानते हैं जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होती थी वो इंटरनल एनर्जी के कंपैरेटिवली बड़ी कम होती थी। अब आप देखिए कि जो इंटरनल एनर्जी इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ एंथैल्पी, इसलिए एंथैल्पी को आप टोटल एनर्जी भी हम इसको कह सकते हैं। जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी के अंदर जो है आपके पास वो दोनों चीजें शामिल हैं कि इंटरनल एनर्जी U भी शामिल है और उसके अलावा जो आपकी एनर्जी जो है जनाब जो लगी है इन द फॉर्म ऑफ वर्क डन, जो सिस्टम को एक्सपैंड करने में या सिस्टम को कॉन्ट्रैक्ट करने में, या जो आपके पास जो सिस्टम ने वॉल्यूम को अचीव किया है जो PV, इनकी एडिशन के बाद आपके पास ये एंथैल्पी बन जाती है। अच्छा, इसीलिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ओपन सिस्टम्स होते हैं उनके लिए हम जो है एंथैल्पी यूज करते हैं, और जो क्लोज सिस्टम होते हैं उनके लिए हम इंटरनल एनर्जी यूज करते हैं। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप क्लोज सिस्टम भी, अगर आपके पास कोई ऐसा क्लोज सिस्टम है जिसके अंदर आपके पास कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, उस वक्त आप एंथैल्पी की टर्म भी यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोग जो है ओपन सिस्टम्स के लिए हम एंथैल्पी यूज कर रहे हैं और क्लोज सिस्टम के लिए हम इंटरनल एनर्जी यूज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ओपन सिस्टम के अंदर आपके पास जो वॉल्यूम है वो कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि सिस्टम ओपन है, हर मोमेंट पे आपके पास वो वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, सिस्टम में कुछ इन हो रहा है कुछ आउट हो रहा है। इसीलिए ओपन सिस्टम के लिए हम एंथैल्पी जो है वो मोर मीनिंगफुल है उसके मुकाबले में जो क्लोज सिस्टम होता है, क्योंकि मटेरियल उस बाउंड्रीज से क्रॉस नहीं कर रहा, तो वो आपके पास जब वो बिल्कुल स्टेशनरी सिस्टम है तो वो आपकी अगर उसके अंदर एक्सपेंशन नहीं हुई या कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा सिस्टम, तो वो आपके पास फिर जो है जितनी भी हीट ऐड करते हैं तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। इसीलिए उसके अंदर क्योंकि वर्क नहीं हो रहा तो बेसिकली उसके अंदर अगर आप ये इक्वेशन लगा रहे हैं तो एंथैल्पी जो भी वैल्यू जो है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर ही बन जाएगी, क्योंकि देयर इज नो PV देयर। तो स्पेसिफिक एंथैल्पी को H हैट इज इक्वल टू U हैट प्लस PV हैट, और इसके अंदर हमारे पास जो P है वो अगेन टोटल प्रेशर या एब्सोल्यूट प्रेशर, U जो हैट है वो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, और V हैट जो है हमारे पास स्पेसिफिक
वॉल्यूम है। एंथैल्पी ओपन सिस्टम्स के एनालिसिस के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और ये वहाँ पर हम ओपन सिस्टम जब भी हमारे पास होगा उसके अंदर हमारे पास जो है हम एंथैल्पी लगाएंगे। इसकी एक जो और बड़ी वजह है वो ये भी है कि आप जब भी देखें, हम नॉर्मली आप लोगों ने CPP 1 में देखा होगा कि हम जब कुछ कैलकुलेशन करते थे तो हम ये गैस वाले गैसियस सिस्टम के अंदर हम कहते थे एट STP, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या आपके पास मोस्टली हम जो प्रोसेसेस यूज कर रहे थे कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसलिए जब आप कांस्टेंट प्रेशर की बात कर देते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि भाई अब कांस्टेंट प्रेशर का जिक्र आ गया, अब आपको लामहला एंथैल्पी की वैल्यू यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, तो इस वर्क को भी हमें जो है एनालाइज करना है, इस वर्क को भी हमें ऐड करना है, इसलिए ओपन सिस्टम के लिए हम एंथैल्पी यूज करते हैं। जो इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये क्लोज सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज सिस्टम में इस कॉन्सेप्ट को वाइडली यूज किया जाता है, तो उसकी मैं वजह बता चुका हूँ कि आपके पास जब क्लोज सिस्टम में यूज कर रहा है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो आप जो हीट ऐड कर रहे हैं बेसिकली वो सारी की सारी हीट एज सच इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में इस्तेमाल हो जाती है। और आपको पता है कि जब क्लोज सिस्टम पे हम एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगाते हैं तो बेसिकली जो हमारे पास पार्ट होता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है। हम इंटरनल एनर्जी को तो ऐसा कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, तो हम चेंज कैलकुलेट कर रहे होते तो हमारे पास वो डेल्टा यू होता है, तो वो बेसिकली आपके पास वो उसके बराबर हो जाता है। अच्छा जी, अब मैं इस लेक्चर के तकरीबन दरमियान में ऑलरेडी मैं आपको ये बता चुका हूँ कि हमारे पास ये तो मैंने आपको बात बता दी कि जनरली हमारे पास जो है जो ओपन सिस्टम के लिए आप एंथैल्पी यूज कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम के लिए आप यूज कर रहे हैं जनाब यानी इंटरनल एनर्जी। अब ऐसा सिस्टम आ गया, अब सिस्टम क्लोज्ड है, प्रेशर उसके ऊपर एक्सटर्नल कांस्टेंट लग रहा है, वॉल्यूम उसका चेंज कर रहा है। अब क्या होगा, क्योंकि हमारी शर्त क्लोज और ओपन के साथ नहीं है, हमारी शर्त यह है कि आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम चेंज कर रहा हो, तो उस वक्त आपके पास जो है एंथैल्पी को आपने यूज करना है, क्योंकि अब आपको जो एनर्जी आप हीट की फॉर्म में एनर्जी ऐड कर रहे हैं वो एनर्जी जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साथ साथ कुछ वर्क भी करेगी, कुछ जो है वो डिस्प्लेसमेंट भी करेगी, क्योंकि वो जो PV वर्क है उसको भी करेगी। इसीलिए हमने यहाँ पर इसी चीज़ को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो है क्लोज सिस्टम कोई आपके पास है और वो वॉल्यूम चेंज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज करने का मतलब ये है वो एक्सपैंड भी कर सकता है वॉल्यूम, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, तो हम एंथैल्पी का जो यूज है उसको इजीली जस्टिफाई कर सकते हैं। मतलब किस तरीके से क्लोज सिस्टम था हमारे पास और क्लोज सिस्टम में वो एक्सपैंड कर रहा है या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक एक्सटर्नल कांस्टेंट प्रेशर पर, और उस वक्त जो है हम, क्योंकि देखें आपके पास सिस्टम जो है आपके पास जो है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, क्लोज सिस्टम है। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने जब वो एक पिस्टन वाला न्यूमेरिकल किया था, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, इस तरह उनके ऊपर ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इजीली उसमें निगलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आपके पास वो सिस्टम एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है लेकिन कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, क्लोज सिस्टम है, तो नॉर्मली उसके अंदर अगर आप जो है हम जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती हैं जो एज कंपेयर टू द इंटरनल एनर्जीज वगैरह के मुकाबले में, तो उनको आप जो है आप जो उनको नेग्लिजिबल होती हैं तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं, उनको निगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अब अगर ये जो सिस्टम जिसकी मैं बात करूं कि क्लोज सिस्टम था, उसके अंदर कोई एक्सपेंशन हुई है या कॉन्ट्रैक्शन हुई है, कोई वर्क डन हुआ है, और अगर आपके पास जो सिस्टम के अंदर जो सिस्टम ने या सिस्टम पे जो काम किया गया है वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है या कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, तो उस वक्त जो आपके पास एनर्जी बैलेंस की जो इक्वेशन होगी क्लोज सिस्टम के लिए वो आपके पास रिड्यूस होके इस तरीके की बन जाएगी, Q इज इक्वल टू डेल्टा H। वो ये बता रहा है कि जो अब आप अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर रहे हैं दिस इज इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी। अच्छा, अब ये इक्वेशन आई कैसे है, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा ड्राइव करते हैं। इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम क्लोज सिस्टम के ऊपर एक एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन लगा देते हैं। हमें पता है कि क्लोज सिस्टम के लिए जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एडेड इन द सिस्टम, और आपके पास जो है या वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये आपके पास इज इक्वल टू Q प्लस W है।
इसके मुकाबले में ये डिपेंड करेगा आपके पास, हम Q और W को हमने ऐड किया है तो ये डिपेंड कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम पे वर्क किया गया है कि सिस्टम में हीट ऐड की है तो ये टर्म्स पॉजिटिव है। अगर सिस्टम में से ये जो टर्म्स हैं ये सिस्टम ने वर्क किया और सिस्टम ने हीट डिस्चार्ज किया है सराउंडिंग की तरफ तो उस वक्त ये टर्म्स दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर डेल्टा जो ई के यानी कि चेंज इन जो काइनेटिक एनर्जी है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। क्यों? क्योंकि हम ये ऑलरेडी हम ये अज्यूम कर चुके हैं और हम प्रॉब्लम में भी हमने देखा था कि जो क्लोज सिस्टम है जो एक्सपैंड हो रहा हो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर तो उस वक्त जो है हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा इस चीज को गौर कीजिएगा, ये क्योंकि आपके पास सिस्टम ने हमारे पास आप देखिए क्योंकि इंटरनल एनर्जी या क्लोज सिस्टम था, इंटरनल एनर्जी की हमने इक्वेशन लगाई है तो इंटरनल एनर्जी की जो इक्वेशन है हमें ऑलरेडी पता है कि जो इंटरनल एनर्जी की जो इक्वेशन है अब उसके अंदर कुछ तो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी की चेंज में आई इस्तेमाल हुई होगी प्लस कुछ जो है उसके अंदर वर्क डन की सूरत में आई होगी। तो हमने ये सोचकर कि जैसे अगर फर्स्ट की बात है यहाँ पर डेल्टा एच होता और डेल्टा यू होता, हमने इनको इंटरचेंजेबली इनको यूज कर रहे हैं कि हमने डेल्टा एच की जगह पे डेल्टा यू लगा दिया और डेल्टा यू की जगह पे हमने डेल्टा एच लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हमारे पास ये सिस्टम एक्सपैंड था, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, हमारे पास एनर्जी बैलेंस जो है वो क्लोज सिस्टम था और क्लोज सिस्टम में हम ये डेल्टा यू की टर्म यूज करते हैं और यहाँ पे जो डेल्टा यू की टर्म है अब वो डेल्टा यू की टर्म सारी की सारी हीट एडेड की सूरत में इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि आपको पता है कि जो वो उसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रही है तो उसको मैंने डेल्टा एच कर दिया है और प्लस वो जो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन का वर्क हुआ है उसको हमने पीवी कर दिया। अच्छा, अब आप ये जो आपने डेल्टा ई के डेल्टा ई पी और जो डेल्टा यू की जो वैल्यूज हैं इनको आपने जो इनिशियली एनर्जी बैलेंस की क्लोज सिस्टम इक्वेशन लगाई है उनके अंदर अगर वैल्यूज इंसर्ट करें तो हमें पता चल गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, उसके अलावा जो डेल्टा यू है इज इक्वल टू नाउ डेल्टा एच प्लस पी वी और वो दोनों चीजें बराबर हैं क्यू प्लस डब्ल्यू। इक्वेशन मजीद सिंप्लीफाई हो गई, डेल्टा एच प्लस पी वी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू और अगर आप अब जो है इनको साइड्स इनकी चेंज कर देते हैं ऑर्डर ले आते हैं तो आप लिख सकते हैं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू माइनस पी वी, पी वी को उस तरफ ले गए। अच्छा, अब हमें ऑलरेडी पता है कि जो वर्क डन होता है यानी कि पी वी इज इक्वल टू वर्क डन, अब पी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, अब ये जो है आपके पास क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो आप कह सकते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम जो है अगर आपके पास ये सिस्टम वर्क कर रहा होगा ये पी वैल्यू नेगेटिव होगी। अच्छा, अब ये पी वी की जो वैल्यू डब्ल्यू है इसको अगर इस इक्वेशन में डाल दें तो आपके पास आ जाएगा W माइनस डब्ल्यू, ये W से कट जाएगा तो आपके पास जो है जो चीज बचेगी वो बचेगी डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू या Q इज इक्वल टू डेल्टा एच। वही जो अभी हमने बात की है कि आपके पास जब भी सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि जिसका वॉल्यूम जो है वो चेंज हो रहा हो, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो रहा हो और सिस्टम जो है अगेंस्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो, उस वक्त जब आप सिस्टम में हीट ऐड करेंगे तो वो जो सिस्टम में हीट ऐड करेंगे वो सारी की सारी बेसिकली वो यूज हो जाएगी उसकी जो है अपना सिस्टम के अंदर वो एंथैल्पी को उसकी वैल्यू को चेंज करने में इस्तेमाल हो जाएगी। इसलिए हमने इसको जो है Q इज इक्वल टू डेल्टा एच हमारे पास ये आ गई। टेक होम जो मैसेज है हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि आप याद रखने के लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके पास जब भी कोई सिस्टम ओपन है या क्लोज है, नॉर्मली हमने बात किया कि मोस्टली हम जो ओपन सिस्टम है उनके ऊपर एंथैल्पी यूज कर रहे होंगे और क्लोज सिस्टम के ऊपर हम इंटरनल एनर्जी यूज कर रहे होंगे, लेकिन जब भी सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट अप किया जाएगा और उस वक्त अगर सिर्फ एक्सपेंशन वर्क हो रहा होगा तो आप कह देंगे कि जो चेंज इन एंथैल्पी है वो आपकी हीट सप्लाई के बराबर है यानी कि Q इज इक्वल टू डेल्टा एच, आप इस तरह कहते हैं। इसके मुकाबले में अगर सिस्टम जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट अप किया जा रहा है और आपके पास कोई वर्क ऑफ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, या हमने खाली वर्क ऑफ एक्सपेंशन लिख दिया लेकिन इसमें वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो इसके अंदर आपके पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो आपके पास बराबर होगी हीट सप्लाई के, तो Q आपके पास डेल्टा यू के बराबर है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, क्लोज सिस्टम के लिए हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू यूज करते हैं और ओपन सिस्टम इन सारी वजूहात की वजह से
ओपन सिस्टम के लिए हम चेंज इन एंथैल्पी या डेल्टा एच यूज करते हैं। बेटा ये आपकी जो लेक्चर स्लाइड्स हैं ये आपके LMS और ocw.kfueit.edu.tk पर अवेलेबल है। इन लेक्चर स्लाइड्स की जो वीडियो है ये आपके YouTube चैनल पे भी अवेलेबल है। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दिस स्लाइड्स। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है मुझे ईमेल करके या मुझे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके, कुछ बच्चों ने इसीलिए इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी का सवाल किया था, तो मेरा ख्याल है कि आपके वो सारे जो सवालात हैं, जो जवाब हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं इस इनिशियल जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो इसके बाद जो हमारा आज का जो मेन हमारा टॉपिक था कि डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन फॉर ओपन सिस्टम एनर्जी बैलेंस, अब हम उसको देखते हैं। अच्छा जी, हमें ऑलरेडी मालूम है कि जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक अगर आप एनर्जी बैलेंस की कोई इक्वेशन बनाते हैं स्टेडी स्टेट ओपन सिस्टम के लिए, तो उसमें जो इनपुट होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट ओपन सिस्टम है, इनपुट जो है वो आउटपुट के बराबर है। अच्छा, आप इनपुट में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? इनपुट के अंदर वो जो आपका तमाम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, इंटरनल एनर्जी का, और अगर वो एक स्ट्रीम है या एक से ज़्यादा स्ट्रीम है, जितनी भी स्ट्रीम्स हैं उन सब का जो टोटल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसका सम, प्लस उसके अलावा आपके पास जो इनपुट जो है आपके पास, उसके बाद जो हीट और वर्क एज एनर्जी जो सिस्टम में ऐड हुए हैं वो आपके पास शामिल होंगे इनपुट में। आउटपुट क्या होगा? इसी तरह जो आउटपुट होगा वो आपके पास टोटल रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और इंटरनल एनर्जी का, उन तमाम प्रोसेस स्ट्रीम्स का जो कि आउटपुट से सिस्टम से निकल रही है। इसीलिए हम इसको इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट को हम इसको एलैबोरेट करके हम लिख सकते हैं कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी इन हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये तीनों एनर्जी जो इन हो रही है प्लस हीट और वर्क, उसके अलावा जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी की जो आपके पास एनर्जी है वो सिस्टम से आउट हो रही है। ये क्योंकि इन तीनों को, ये आपको पता है कि सम ऑफ काइनेटिक, इंटरनल पोटेंशियल और जो इंटरनल एनर्जी है, हम उसको आप कह सकते हैं कि उसको हम जो है टोटल एनर्जी हम उसको कह सकते हैं। तो आप उसको लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द इनपुट स्ट्रीम्स, सम ऑफ ऑल द इनपुट स्ट्रीम्स जो है उसकी जो टोटल एनर्जी है E प्लस Q प्लस W इज इक्वल टू समेशन ऑफ जो आपके पास एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ, हमने इन तीनों स्ट्रीम्स का सम करके, आउटपुट स्ट्रीम्स का सम करके उसको E से हमने रिप्लेस कर दिया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अच्छा, अब अगर आप देखिए कि हमारे पास अगर कोई ये प्रोसेस हो रहा है, हमें नहीं पता यहाँ पर कोई हीटिंग हो रही है, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई और आपके पास कोई कूलिंग हो रही है, वट एवर रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, हमारे पास एक सिंपल सा है कि आपके पास एक सिस्टम है, कुछ इन हो रहा है, कुछ आउट हो रहा है, और हीट और वर्क सिस्टम में ऐड हो रहे हैं। ये हमारे पास सिस्टम है। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो इनपुट स्ट्रीम्स ऐड हो रही हैं, इनपुट स्ट्रीम, उनको हमने jth, एक आपके पास इनपुट स्ट्रीम है उसको हमने स्पेशल नेम दे दिया है, उसका नाम रख दिया jth स्ट्रीम। इसी तरह आपके पास जो आउट हो रही है उसका नाम रख दिया है जो वो आपकी जो इन हो रही थी jth स्ट्रीम, और जो आउट हो रही थी वो भी jth स्ट्रीम, यानी कि आप कह सकते हैं जो jth स्ट्रीम इन हो रही है और जो jth स्ट्रीम आउट हो रही है। अच्छा, अब क्योंकि ये jth स्ट्रीम है इसलिए आप कह रहे हैं कि जो आपके पास एनर्जी ऑफ द jth स्ट्रीम एट द इनलेट उसको लिख लिया है EJ in, और एनर्जी ऑफ द jth स्ट्रीम एट द आउटलेट उसको हम लिख रहे हैं EJ out। इधर यहाँ पे डॉट मिसिंग है तो यहाँ पे भी ऐसे आपके पास ये जो है ये डॉट होना चाहिए। तो इसको हमने लिख दिया कि ये सम है आपके पास काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस इंटरनल एनर्जी, इसका हमारे पास ये सम है। और इस तरह जो EJ out है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का सम है। अच्छा, अब जैसे हमने कहा कि जो EJ है बेसिकली वो टोटल रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसपोर्ट है jth इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम का जो प्रोसेस में, और Q हम कह रहे हैं कि जो आपके पास हीट है वो सिस्टम में जो है ऐड हो रही है, और W जो है वो जो वर्क है वो प्रोसेस में जो हो रहा है। तो आप जो है इक्वेशन नंबर ये जो 2 है
इस इक्वेशन नंबर 2 को आप इन सारी चीज़ों को ई जे इन और ई जे आउट की तरह आप उसको इन टर्म में लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिख रहे हैं कि सम ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स ई जे जो इनपुट स्ट्रीम्स की समेशन है प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द स्ट्रीम, जो आउटपुट स्ट्रीम है उसकी ई जे हम उसको लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैंने इस टर्म को मैं दूसरी तरफ ले गया हूँ, तो मेरे पास यानी कि सॉरी इस टर्म को हम जो है आउटपुट माइनस इनपुट हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इस टर्म को हम इस तरफ लेके जा रहे हैं। तो सम ऑफ ऑल द आउटपुट स्ट्रीम यानी कि जो आपकी जेथ स्ट्रीम की जो एनर्जी है ऑफ ऑल द आउटपुट स्ट्रीम, हमने सम इसलिए कह दिया कि हम अगर एक से ज़्यादा हो तो हमें नहीं मालूम कितनी है, उन सब की जो एनर्जी होगी वो आपके पास आउटपुट स्ट्रीम्स माइनस जो आपकी जेथ स्ट्रीम की टोटल एनर्जी है ऑफ ऑल द इनपुट स्ट्रीम्स इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अच्छा, अब अगर हमारे पास एम जे, हमारे पास बेसिकली एम जो है आपको पता है ये मैश फ्लो रेट है किसी जेथ प्रोसेस स्ट्रीम का, ई के जे है काइनेटिक एनर्जी है किसी जेथ प्रोसेस स्ट्रीम की, ई पी जे काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है किसी जेथ प्रोसेस स्ट्रीम की, यू जे इंटरनल एनर्जी है किसी जेथ प्रोसेस स्ट्रीम की। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे कि जो आपके पास ई जे है उसको वो इक्वल है यू जे प्लस ई के जे प्लस ई पी जे। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। और हमें ये भी मालूम है कि आपके पास देखिए हम जो u डॉट जे हम उसको लिख सकते हैं, ये हमने लास्ट टाइम हमने लेक्चर में इसको देखा था कि एंथैल्पीज़ के हवाले से जब हमने उसको देखा था तो हमने स्पेसिफिक जो हमें प्रॉपर्टी हमने डिफाइन की थी, तो किसी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जब आपके पास मैस के साथ या मैस फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई करती है तो किस तरह आपके पास वो टोटल जो है इंटरनल एनर्जी वो यू जे जो है वो जो मैच फ्लो रेट एम जे के साथ मल्टीप्लाई करती है स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करती है, तो आपके पास ये आ जाएगी। इसी तरह ई के जे वो 1/2 एम जे यू के जे आ जाएगा, इसको हमने यू 2 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह आपके पास क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एम जी जेड होती है, तो आपने उसको लिख लिया ई पी जे इज इक्वल टू एम जे जी जेड जे। अब आपके पास ये जो हमारे पास यू जे ई के जे और ई पे जे की जो हमारे पास वैल्यू आई है, इन वैल्यूज़ को अगर हम इस इक्वेशन में 4 में पुट कर दें तो हमारे पास जो आ जाएगी ई जे इज इक्वल टू एम जे यू जे प्लस आपके पास उसके साथ साथ यहाँ पर जो हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं वही वाली वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब इन सारी वैल्यूज़ में जो है आपके पास वो एम जे जो है वो कॉमन है, तो आप इसमें से एम जी अगर कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यू जे हैड प्लस यू स्क्वायर जे ओवर 2 प्लस जी जेड जे, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। अच्छा, अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो यू जे है ये बेसिकली वेलोसिटी है जेथ स्ट्रीम की, जो हमारे पास जहाँ पे जेड जे है ये बेसिकली आपकी हाइट है जेथ स्ट्रीम की, ये रिलेटिव टू एनी रेफरेंस प्लान एट विच आपके पास एक रेफरेंस प्लान है जिससे आप ई पी जहाँ पे 0 है उससे ये हमने इसको ये हाइट ली है। और जो है इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि जो वर्क किसी सिस्टम के ऊपर किया जाता है तो वो वर्क बेसिकली उसका रेट है, रेट ऑफ वर्क डन, वो इक्वल होता है शाफ्ट वर्क के प्लस फ्लो वर्क के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे रहा हूँ। अच्छा, तो अब अगर आपके पास यहाँ पर इस इक्वेशन में जो W है वो टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम, WF जो है शाफ्ट वर्क है, WFL जो है वो फ्लो वर्क है। अच्छा, अब अगर हमारे पास वी जे को टर्म हो वी डॉट जे, तो उसको हम कह सकते हैं जैसे हम पहले एम डॉट जे को हमने कहा कि मैश फ्लो रेट ऑफ द जेथ प्रोसेस स्ट्रीम है, इसी तरह वी डॉट जे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द जेथ प्रोसेस स्ट्रीम होगा, और पी जे अगर आपके पास हो तो वो आपके पास जो है प्रेशर ऑफ द जेथ स्ट्रीम होगी। तो आप फ्लो वर्क को लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है जो फ्लो वर्क होता है, हमने जब फ्लो वर्क को हमने डिफाइन किया था उसमें हमने ये बताया था कि जो फ्लो वर्क होता है ये बराबर होता है पी इन, यानी कि जो पी वी आपके पास जो है पी वी और जो है एट इनलेट माइनस पी वी एट द आउटलेट, इसके बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे पी जे और वी जे से हमने इसको लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि रेट ऑफ द फ्लो वर्क इज इक्वल टू पी जे वी जे, और पी जे वी आपके पास यहाँ के सम ऑफ ऑल द इनपुट स्ट्रीम्स और सम ऑफ माइनस ऑल द आउटपुट स्ट्रीम, उसके हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब जो ये v डॉट जे है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमें पता है इसको अगर आप स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर आप यूज करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं एम जे
स्पेसिफिक वी जे। तो आप इसको इस वजह से ऊपर वाली जो इक्वेशन है वो हमारे पास इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि जो वर्क डन एज ए फ्लो वर्क डब्ल्यू एफ एल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द इनपुट स्ट्रीम्स एम जे, और ये आपके पास इसको मैं एम जे पी जे वी जे, क्योंकि हमने वी जे की जगह पर ये लिख लिया तो हमने इसको रीअरेंज भी कर लिया साथ ही, तो एम जे पी जे वी जे हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब ये जो फ्लो वर्क आपके पास इक्वेशन आई है, ये जो फ्लो वर्क की, हम इसको जो हमने अभी ये इक्वेशन नंबर 3 ये हमने बनाई थी, इस इक्वेशन में फ्लो वर्क को हम जब ऐड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6 में सॉरी, तो आपके पास जो इक्वेशन आ जाएगी डब्ल्यू एच प्लस समेशन ऑफ ऑल द इनपुट स्ट्रीम्स which is a product of mj pj vj or sum of all the output streams which will be the product of mj pj vj। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया। अच्छा, अब हमारे पास अगर आप इसको देखें तो हम जो है इक्वेशन नंबर 5 जो है आपके पास ये जो W की जो वैल्यू हमारे पास आई है ये इक्वेशन नंबर 7 से, और हमारे पास जो ई जे की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से आई थी, ये मैं दोबारा देखें, ये जो ई जे की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5 में निकाली है ये, और इक्वेशन नंबर 7 से जो हमारे पास जो है ये W की जो वैल्यू आई है, इनको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर हमारी ये थी कि समेशन ऑफ ऑल द आउटपुट स्ट्रीम्स ई जे इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ ऑल द इनपुट स्ट्रीम्स ई जे इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जब हमारे पास ये चीज़ें आई हैं तो आपने यहाँ पर अब ई जे की वैल्यू पुट कर दी है। ई जे की वैल्यू है एम जे यू जे प्लस यू स्क्वायर जे ओवर 2 प्लस जी जेड जे। इसी तरह आपने ई जे की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दी है फॉर इनपुट स्ट्रीम्स, हमारे पास ये वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एच। अब आपके पास यहाँ पर डब्ल्यू था, क्यू प्लस डब्ल्यू है, और डब्ल्यू की जगह पर आपने अब ये वाली सारी इक्वेशन आपने पुट कर दिया है, तो विच इज इक्वल टू डब्ल्यू एस प्लस समेशन ऑफ इनपुट स्ट्रीम्स एम जे पी जे वी हैट माइनस समेशन ऑफ आउटपुट स्ट्रीम्स एम जे पी जे वी जे हैट। अच्छा जी, जब हमारे पास ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, अब इसको थोड़ा सा हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हम जो है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने ये किया है कि आउटपुट स्ट्रीम्स को एक तरफ कर लेते हैं, इनपुट स्ट्रीम्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया कि मैं समेशन ऑफ ऑल द आउटपुट स्ट्रीम्स वो एम जे जो मल्टीप्लाई हो रहा है यू जे प्लस यू स्क्वायर जे ओवर 2 प्लस जी जेड जे, और आउटपुट स्ट्रीम्स जो यहाँ पे एम जे पी जे वी जे, इन सबको हमने इकट्ठा कर लिया। इसी तरह हमने जो इनपुट स्ट्रीम थी उनको भी हमने इकट्ठा करके उसको Q प्लस डब्ल्यू एस के हमने बराबर इस इक्वेशन को इस तरह हमने रीअरेंज कर लिया। अच्छा, आप इस इक्वेशन को अगर आप गौर करें तो देखिए इसमें आपके पास जो यहाँ पर आउटपुट स्ट्रीम्स के अंदर आपके पास समेशन जो आपके पास एम जे वो कॉमन है, तो आपने समेशन ऑफ एम जे अगर उसमें से कॉमन ले लिया तो आप यू जे प्लस पी जी वी जे प्लस यू स्क्वायर जे ओवर 2 प्लस जी जेड जे। इसी तरह आप समेशन ऑफ इनपुट स्ट्रीम में एम जे कॉमन ले लेते हैं तो यू जे प्लस पी जे वी जे प्लस यू स्क्वायर जे जी जेड जे इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एस। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 8 आ गया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 8 है, बेसिकली दिस इक्वेशन नंबर 8 कैन बी यूज्ड फॉर ऑल द स्टेडी स्टेट ओपन सिस्टम्स जो है एनर्जी बैलेंस प्रॉब्लम्स के अंदर ये यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी ये इतनी सिंप्लीफाई नहीं है, हम चाहते हैं कि इसको मोर सिंप्लीफाई करें। इसके लिए हमें पता है कि आपको कि जो एंथैल्पी होती है वो इक्वल होती है, आप इसको जो हम यहाँ पे स्पेसिफिक एंथैल्पी हैट होना चाहिए था, जो एच हैट है वो इक्वल होता है यू हैट प्लस पी वी के। तो हमारे पास ये देखिए, इसको मैंने इस तरह लिख सकता हूँ कि अगर आपके पास यू जे हैट हो तो एच जे हैट होगा यू जे हैट प्लस पी जे वी जे हैट। अच्छा, वहाँ पर जो एच जे हैट है वो स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द जेड स्ट्रीम है, इसीलिए हम अब यहाँ पर देखें आपके पास यहाँ पे यू जे हैट और पी जे वी जे है, यहाँ पे भी यू जे और पी जे वी जे हैट है, इसकी जगह पर आप एच जे हैट इन दोनों जगहों पर लगा सकते हैं। हमने यही काम किया, रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास इक्वेशन हो गई है, वो हो गई है समेशन ऑफ ऑल द आउटपुट स्ट्रीम्स एम जे एच जे प्लस यू स्क्वायर जे ओवर 2 प्लस जी जेड जे और माइनस समेशन ऑफ ऑल द इनपुट स्ट्रीम्स एम जे इज इक्वल टू एच जे प्लस यू स्क्वायर जे ओवर 2 प्लस जी जेड जे इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एस। अच्छा, अब जो आपके पास आउटपुट स्ट्रीम्स हैं, तो अब ये जो हमारे पास एम जे था, मैं इन सारे टर्म्स को अलग अलग इसको जो है मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, उसको इक्वेशन को मैं इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ।
तो जब मैंने इसको किया तो समेशन ऑफ आउटपुट स्ट्रीम एम जे एच जे और समेशन आउटपुट स्ट्रीम एम जे यूज के जे ओवर 2, और इस तरह आपके पास एम जे और जी जेड जे, और आपने आउटलेट पे भी सॉरी इनलेट पे भी इस सारी चीज़ों को एक्सपेंड करके इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एस कर दिया। अच्छा, अब जब आपने ये सारा कुछ इसके अंदर से कर लिया है तो हम अब फिर उसी तरह क्या करेंगे कि अब मैं चाहता हूँ कि जो सेम टर्म्स है, मतलब किस तरीके से सेम टर्म है, आप ये देखिए, ये एम जे एच जे और यहाँ पर भी एम जे एच जे, एम जे यूज के जे ओवर 2 और एम जे यूज के 2। अब जो सेम टर्म्स है मैं उनको इकट्ठा कर लूंगा ताकि मैं फिर आउटपुट माइनस इनपुट से कुछ चेंज इन जो है वो डेल्टा के टर्म में कोई इक्वेशन बना लूँ। तो मैं आप दिख रहा हूँ कि समेशन ऑफ आउटपुट स्ट्रीम्स एम जे एच जे minus summation of input stream mjhj plus summation of output streams mj u square j over 2 minus summation of input stream mj u square j over 2 plus summation of output stream mj gzj minus summation of input streams mj gzj is equal to q plus w। अब क्योंकि ये आउटपुट माइनस इनपुट है तो आप इसको जो है अगर टोटल आउटपुट माइनस टोटल इनपुट को हम डेल्टा चेंज से रिप्रेजेंट करें तो हम इसको अब यहाँ पर इजीली हम जो है अगर हम लिखना चाहें तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से कि आपके पास जो एम जे एच जे समेशन आउटपुट स्ट्रीम माइनस एम जे एच जे हैड समेशन इनपुट स्ट्रीम इक्वल टू, क्योंकि ये आपके पास आपको पता है कि एम जे और एच जे एच डॉट के बराबर है, तो आपके पास ये आउटपुट माइनस इनपुट है तो आपने लिख लिया डेल्टा एच नॉट एच डॉट। तो आपके पास इसी तरह हम यहाँ पर आउट समेशन ऑफ जो आपके पास आउटपुट स्ट्रीम्स एम जे यू स्क्वायर जे ओवर 2 और समेशन इनपुट स्ट्रीम एम जे यू स्क्वायर जे ओवर 2, और ये आपके पास डेल्टा ई के बराबर होगी। और इसके मुकाबले में जो एम जे जी जेड जे समेशन आउटपुट स्ट्रीम्स इज इक्वल टू माइनस समेशन इनपुट स्ट्रीम्स एम जे जी जेड जे, ये डेल्टा ई के बराबर होगी। अब ये जो आपने ए बी और सी आपने ये चीज़ें बनाई हैं, ये आप देखिए कि अगर ये सारी इस इक्वेशन के अंदर इक्वेशन नंबर हम 10 के अंदर अगर पुट कर देते हैं तो आपके पास जो वैल्यू बनती है इसको देखते हैं। अब आपके पास बन गई डेल्टा एच डॉट प्लस डेल्टा ई के डॉट प्लस डेल्टा ई टी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एस। ये जो इक्वेशन नंबर 11 है ये अब आपके पास सिंप्लीफाई इक्वेशन है जो कि स्टेडी स्टेट ओपन सिस्टम की एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है। तो दो स्पेशल केसेस हैं इस एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के लिए। मिसाल के तौर पर देखिए, आपके पास अगर जो सिंगल कोई प्रोसेस स्ट्रीम है, जैसे अभी तो हमने कहा ना सम ऑफ लेट्स से कि आपके रिएक्टर के अंदर से 4 स्ट्रीम्स ऐड हो रही थी और उसमें से 2 स्ट्रीम्स आउट जा रही, मल्टीपल स्ट्रीम है। अगर आपके पास एक ही स्ट्रीम ऐड इंटर हो रही है और एक ही स्ट्रीम बाहर निकल रही है तो उस सूरत में आपको पता है कि जो मैच फ्लो रेट होगा वो आपका जो मैच इन होता है मैच आउट यानी कि एक ही मैच फ्लो रेट होगा। तो आपके पास इस चीज़ को हम यूज़ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर देखें, आपको पता है जो चेंज एंथैल्पी डेल्टा एच डॉट इज इक्वल टू एम डॉट एच आउट माइनस एम डॉट एच इन। तो आप एम डॉट अगर इसमें से कॉमन ले लेते हैं एच आउट माइनस एच इन, तो इस सूरत में आप इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू एम डॉट डेल्टा एच हैड। तो आपके पास जो इस तरह की फॉर्म आ जाएगी अगर फॉर सिंगल प्रोसेस स्ट्रीम जो इनलेट और आउटलेट होगी। अच्छा, अगर इसी तरह कोई स्पेसिफिक वेरिएबल है जो कि जिसकी वैल्यू इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम में सेम है, तो फिर आपकी वो जो स्पेसिफिक वेरिएबल, क्योंकि आपको पता है जब दो चीज़ें सेम होती हैं तो जब आप उसका चेंज लेंगे डेल्टा लेंगे तो वो आपके जीरो की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर वो जिस चीज़ के अंदर वो आपकी वो इक्वेशन वो वैल्यू आ रही होगी वो भी टर्म जीरो हो जाएगी। मसलन हम यहाँ देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है यहाँ पर जो है हम ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है डेल्टा एच इज इक्वल टू एच एम जे आउटपुट स्ट्रीम माइनस एम जे। आपके पास हुआ क्या था कि एच जो स्पेसिफिक एंथैल्पी थी उसकी वैल्यू कांस्टेंट आई है, स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू कांस्टेंट थी, ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट थी। तो आपने स्पेसिफिक एंथैल्पी को कॉमन ले लिया एच डॉट, ये आपके पास आ गया आउटपुट स्ट्रीम माइनस इनपुट स्ट्रीम। अब जब आप इसको डेल्टा एच इसको लेंगे तो बेसिकली क्योंकि स्पेसिफिक एंथैल्पी दोनों सेम है तो वो जो चेंज की वैल्यू आएगी वो आप उसको वो एच माइनस एच वो जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको डेल्टा एच चेंज एंथैल्पी को वैल्यू को हम जीरो लिखते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जब आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी तो ये दोनों कंडीशन है इनको हम यूज़ कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी
क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम की इक्वेशंस के अंदर, वो आपके पास याद रखने वाली बात कि क्लोज सिस्टम के अंदर हमारे पास इंटरनल एनर्जी होगी और ओपन सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है वो एंथैल्पी होगी और बाकी इक्वेशन उसकी सेम है। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ओपन सिस्टम है तो हम उसके अंदर जब आपके पास यहाँ लिख रहे हैं तो एक चीज़ और जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ओपन सिस्टम क्योंकि आपके पास रेट्स होंगे तो यहाँ पे ये डेल्टा एच डॉट प्लस डेल्टा ई के डॉट प्लस डेल्टा ई पी डॉट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एस। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, इनका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर याद करने में आसानी है डेल्टा ई के प्लस डेल्टा ई पी प्लस डेल्टा एच आप ऐसे लिख दें, तो आप इनका ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं। टर्म्स के आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो इक्वेशन है वो जो है उसके अंदर कोई वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बेटा मैंने जो आपको प्रूफ किया है, ये आपसे कभी एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा, या मैं आपसे जो है ना इसकी कोई इवैल्यूएशन, इसकी एज सच कोई वैल्यूएशन नहीं, तो न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, लेकिन ये करवाने का मकसद ये था ताकि आप इसको देख सकें कि किस तरीके से हमने इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हमने एंथैल्पी बनाई है, क्योंकि जो एंथैल्पी है उसके अंदर ही इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी शामिल है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर आप एक एडिशनल पीवी की टर्म को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं तो आपने इंटरनल एनर्जी से कैसे आप उसको एंथैल्पी की तरफ आ सकते हैं। तो हमने फिर इसको किस तरीके से कर दिया, तो आप इसके अंडरस्टैंड करें, गो थ्रू करें, ताकि आपको पता लगे कि हमें ओपन सिस्टम की एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन कैसे बनाएंगे। तो अगर बेटा आपको कोई सवाल हो, दे आर मोर देन वेलकम, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, प्लीज़ गो थ्रू दिस नोट्स बिफोर ज्वाइनिंग आवर लेक्चर, और इंशाल्लाह जो है हम उसके लाइव सेशन में मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।